प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ उनके पूरे नेता, सारी टीम बीजेपी की इस समय लगी हुई है दिल्ली चुनाव के प्रचार में कि किसी तरह दिल्ली की सत्ता उसे हासिल हो जाए और इसको वो महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह ही एक बड़े तमगे के रूप में हासिल करना चाहती है। इधर मोदी और उनकी पूरी टीम लगे हुए हैं दिल्ली जीतने में और उधर हरियाणा की जो बीजेपी की कुर्सी है, जो सत्ता है, वो दरकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो किसी भी समय गिर सकती है, क्योंकि वहां के ही एक बीजेपी के कद्दावर नेता, 7 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बगावती मोर्चा खोल दिया है। और ऐसा नहीं है कि एक हाथ बयान अनिल विज ने दिया है, वो लगातार नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कार्यक्रमों में जाना उन्होंने बंद कर दिया है और खुलकर वो मुख्यमंत्री की और बीजेपी अध्यक्ष की आलोचना करने लगे हैं। तो अनिल विज के जो तेवर हैं वो ये बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो है बहुत संकट में आ गई है और उसकी जो सत्ता है, जिस हरियाणा को बीजेपी ने बिल्कुल कांग्रेस के एक तरह से कहना चाहिए कि उसके हाथों से छीना था, क्योंकि जब आपको याद होगा चुनाव चल रहे थे तो पूरा माहौल जो था वो एंटी बीजेपी हो गया था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के समर्थन में एक लहर बह रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो सबको बहुत हैरानी हुई कि कैसे बीजेपी ने ये जीत हासिल कर ली और उन नतीजों में जो चुनाव हुए उनमें बार बार सवाल उठे कि कहीं कोई बड़ी धांधली हुई है। खैर, धांधलियों का सवाल अपनी जगह अलग है, उस पर मामले भी चल रहे हैं, जांच की मांग भी हो रही है। लेकिन इधर जो जिस तरह से अनिल विज ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, उसमें मोदी किस तरह से इस बार सीज फायर कर पाएंगे हरियाणा में, क्योंकि आपको मैं बता दूं अनिल विज ने पहली बार बीजेपी सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाए हैं। पिछले कार्यकाल में जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तब भी अनिल विज बीच बीच में अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते थे और तब दिल्ली को हस्तक्षेप करके किसी तरह हरियाणा को संभालना पड़ता था। तब तो बात संभल गई, लेकिन इस बार जो है बात काफी बढ़ी हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार मोदी को ये संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि मोदी खुद इस समय कमजोर पोजीशन में है। आप जानते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको झटका लगा और उनकी सीटें, यानी बीजेपी की सीटें 240 पर आ गई। तो मोदी खुद इस समय अपनी सत्ता को लेकर चिंता में है, उनको अपने साथियों को साथ लेकर चलना है, जो सहयोगी दल है एनडीए के उनको मनाना है। तो ऐसे में लग रहा है कि हरियाणा में जो उसकी जीत हुई थी, उस जीत पर, उस खुशी पर पूरा पानी फिरते हुए दिख रहा है, क्योंकि डर लग रहा है बीजेपी को कि किसी भी समय ये ऐलान हो सकता है अनिल विज की तरफ से कि वो या तो सरकार छोड़ रहे हैं या बीजेपी को दो फाड़ कर रहे हैं। कुछ भी इस तरह का बड़ा ऐलान हो सकता है और अनिल विज के जो तेवर हैं, क्या इसको इस बार मोदी शाह संभाल पाएंगे? क्या हरियाणा का जो रण है, हरियाणा की जो लड़ाई है, उसको वो किसी तरह रोक पाएंगे? ये देखना होगा। और आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे कि किस तरह संकट में दिख रही है हरियाणा की सरकार, कैसे बीजेपी के हाथों से जा सकता है एक और राज्य। तो चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अनिल विज का एक ट्वीट, जिससे अंदाजा हो सकता है कि वो किस कदर नाराज हैं नायब सिंह सैनी से। देख लेते हैं उस ट्वीट में क्या लिखा है अनिल विज ने। तो यहाँ अनिल विज लिख रहे हैं कि आशीष तायल, जो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तायल आज भी नायब सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने कराई? तो ये यहाँ पर अनिल विज जो है सीधे सीधे आशीष तायल और नायब सैनी के रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आशीष तायल भी बीजेपी के ही नेता रहे हैं और कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन अनिल विज से उनकी दूरी हुई और वो जिस तरह नायब सैनी के साथ खड़े हुए हैं, और उसमें अनिल विज को बार बार ये शक है कि उनको अंबाला कैंट के जो उनका विधानसभा क्षेत्र है जहां से उन्होंने जीत हासिल की, उनको ये शक है कि उनको हरवाने की कोशिश की गई थी और इस कोशिश में बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। और उनके इस ट्वीट से पता चल रहा है कि यहाँ पर वो सीधे सीधे नायब सैनी को ही निशाना बना रहे हैं। तो एक ही सरकार में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच जब इस किस्म का संदेह रहेगा, जब इस किस्म की लड़ाई खुलकर देखने मिलेगी,
तो किस तरह से सत्ता बची रहेगी, यही बड़ा सवाल है और बीजेपी को इसी सवाल का जवाब ढूंढना होगा। अगर बीजेपी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाती है तो तय मानिए कि उसकी सरकार भी बहुत दिनों तक बनी नहीं रह पाएगी। और नायब सैनी जो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, पिछले बार तो जिस तरह से बीजेपी ने देखा था कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी तो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा दिख रहा था, तो उनको बदल दिया गया चुनाव के कुछ पहले और नायब सैनी को बना दिया गया था सीएम। दोबारा बीजेपी जीती तो उनको फिर से सीएम की कुर्सी मिल गई। लेकिन अब ये जो बगावती तेवर अनिल विज ने दिखाए हैं, उसमें क्या नायब सैनी की कुर्सी जाएगी और उसके साथ साथ बीजेपी की सरकार भी जाएगी, ये देखना होगा। और इसी सवाल पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अनिल विज बिल्कुल आर पार की लड़ाई में आ गए हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अब ये ऐलान भी कर दिया है कि आप मेरे से मेरी विधायकी नहीं छीन सकते, क्योंकि वो तो मुझे जनता ने दी है, बाकी आपको जो लेना है ले लो। उनका एक बयान भी आया है। जो अनिल विज जिस तरह के तेवर अभी दिखा रहे हैं, क्या लगता है, क्या बीजेपी की सरकार, क्या मोदी जो एक तरफ दिल्ली जीतने में लगे हैं, महाराष्ट्र को उनको लगता है कि हाँ हमने बिल्कुल इंडिया गठबंधन को धो दिया और हमारी एनडीए की बड़ी जीत हुई है, मोदी का जो आत्मविश्वास लौट रहा था लोकसभा चुनाव के बाद, जो हार हुई थी उसमें जिस तरह से पिछड़ गए थे मोदी, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ दिख रहा था। हरियाणा जीते और महाराष्ट्र जीते तो वो कॉन्फिडेंस लौट गया। अब क्या फिर से वो कॉन्फिडेंस हिल सकता है हरियाणा के हालात देखकर? देखिए समिता जी, मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, पूरी तरीके से हिला हुआ है। वो उस कॉन्फिडेंस के हिलने की वजह से ही हरियाणा में अब ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी 240 पे नहीं होते और वन नेशन वन इलेक्शन पर जो वोटिंग हुई, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद अगर वोटिंग से अनुपस्थित ना हुए होते तो नरेंद्र मोदी शायद कुछ कमबैक कर सकते थे। लेकिन वो नरेंद्र मोदी कमबैक नहीं कर पा रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि नरेंद्र मोदी अब बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। आज अगर अनिल विज खुले तौर पर इस तरीके के विद्रोह के स्वर अपने उठा रहे हैं और ये एक तरीके से साबित कर रहे हैं कि वो सीधे सीधे अब नायब सिंह सैनी पर हमला कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई जो जिन्होंने उनको हरवाने के लिए काम किया, जिन लोगों ने, वो सब नायब सिंह सैनी के लोग थे और नायब सिंह सैनी के इशारे पर ही ये सब किया गया, उनको हरवाने की कोशिश की गई, वो तो जनता ने उनको जिता दिया। ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अनिल विज। तो जाहिर सी बात है समिता जी कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और मोदी जी के केंद्र में कमज़ोर होने का असर अब राज्यों पर दिखाई पड़ने लगा है और उसकी शुरुआत जो है वो हरियाणा से हो रही है। एक तो 20 विधायकों का जो मतलब 20 सीटों का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसमें सख्त है काफ़ी ज़्यादा। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जो आपको जब कहा गया था कि आपको संभाल कर रखनी है मशीनें, तो डाटा क्यों गायब कर दिया गया, तो इस पर वहाँ बहस होगी। तो इसका मतलब कि वहाँ 20 सीटों पर तो वैसे ही तलवार लटक रही है। अब उन 20 सीटों के अलावा समित्रा जी, अब अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह, ये तीन जो थे वो दावेदार थे हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के। और नायब सिंह सैनी के बारे में ये कहा जा रहा था कि चूंकि नायब सिंह सैनी का अपना कोई जनाधार नहीं है, उनके साथ कोई विधायक भी नहीं है, तो इसलिए नायब सिंह सैनी नहीं बनेंगे और जो भी फैसला होगा इन तीन लोगों में से होगा। चूँकि विधायक या तो खट्टर के साथ थे, चूँकि खट्टर ने अधिकांश टिकट बांटे थे, या अनिल विज के साथ थे, या फिर राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे। और राव इंद्रजीत सिंह ने तो बाकायदा 9 विधायकों की परेड एक तरीके से कहा जाए वो कराकर उनकी तरफ से एक वक्तव्य भी जारी करवा दिया था कि वो राव इंद्रजीत सिंह के साथ हैं। और आखिरी समय तक राव इंद्रजीत सिंह यही कहते रहे कि मुख्यमंत्री जो है वो दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी अपार सफलता के साथ आई है, 28 में से 25 सीटें जीत कर आई है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बनाया गया नायब सिंह सैनी को, चूँकि नायब सिंह सैनी जो थे वो अमित शाह जो थे चुनाव के दौरान वो कह आए थे कि चुनाव के बाद भी नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बावजूद आखिरी समय तक नायब सिंह सैनी का नाम जो था वो घोषित नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जब तक कि विधानमंडल दल की बैठक में अमित शाह नहीं पहुंचे। अमित शाह ने जिस भी भाषा में समझाया हो विधायकों को या नेताओं को, वो समझने के बाद अमित शाह से उसके बाद फिर जो था वो सर्वसम्मति से पारित हुआ कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अगर अनिल विज खुलकर सामने आ गए हैं और खुलकर इस तरीके से वो नायब सिंह सैनी पर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब समित्रा जी कि अब अनिल विज ये समझ रहे हैं कि मोदी कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं और अब मोदी के द्वारा निकाली गई पर्चियाँ जो हैं वो काम नहीं करेंगी और अब जिसके साथ विधायक हैं उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए अब अनिल विज जो हैं वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और अनिल विज लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी दावेदार अनिल विज ही थे, वो तो आसमान से टपक पड़े मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री बन गए।
उस समय भी रामविलास शर्मा और अनिल विज, ये दो जो थे वो प्रबल दावेदार उस समय मुख्यमंत्री पद के थे। और आपको याद होगा समिता जी कि जिस समय हरियाणा के चुनाव चल रहे थे और वोटिंग हो चुकी थी और काउंटिंग से पहले अनिल विज का ही एक और वक्तव्य आया था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो मुख्यमंत्री पद संभालने को तैयार हूँ। और उससे पहले उन्होंने कहा था कि वो पत्रकारों से कहा था कि अब आपसे जो है वो मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात होगी। यानी अनिल विज खुद को मुख्यमंत्री मानकर चल रहे थे और आखिरी समय तक उनको ये आशा थी कि मुख्यमंत्री पार्टी इस बार उनको बनाएगी, चूंकि मनोहर लाल खट्टर केंद्र में जा चुके हैं तो इसलिए अब उनका दावा बनता है और उनसे छीन लिया था मुख्यमंत्री का पद, वो पार्टी अब उनको दे देगी। लेकिन चूंकि अमित शाह बोल आए थे बीच चुनाव में जनता के बीच की नायब सिंह सैनी बनेंगे, तो नायब सिंह सैनी बने तो उस समय अपमान का घूंट पीकर अनिल विज रह गए। लेकिन आज उनके सामने कोई मजबूरी नहीं है और ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बिल्कुल कांटे पर ये सरकार चल रही है, बिल्कुल मार्जिन पे है ये सरकार। अगर छः विधायक भी पाला बदल जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। और इतने विधायक तो अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह के साथ हैं ही, इससे ज़्यादा हैं। तो यानी सरकार बिल्कुल एकदम एज पे है। तो ये अनिल विज समझ गए। अब देखना ये है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो समझा पाते हैं, अनिल विज को नहीं समझा पाते हैं, या हरियाणा की सरकार गिरती है समिता जी। जी बिल्कुल, क्योंकि अनिल विज की जो महत्वाकांक्षा है या जो उनका एक उनको उम्मीद जो थी कि वो सीएम बनेंगे इस बार तो कम से कम, तो वो नहीं पूरी हुई। तो उनका नाराज होना जायज भी है, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, सात बार के विधायक रहे हैं और उनका दम जो है हमेशा जानती है बीजेपी भी। और इसीलिए उनको अभी तक, चाहे वो खट्टर सरकार में भी उन्होंने कई बार अपनी नाराजगी दिखाई, उन्होंने अलग अलग मौकों पर जो बयान दिए उससे विवाद भी हुए, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है उनको उनकी मतलब केंद्रीय मंत्री का पद तो उनको मिलता ही रहा है। लेकिन जब एक कद्दावर नेता बढ़ते हैं आगे तो फिर उनको उम्मीद रहती है कि अब उनको कुछ बड़ा पद मिलेगा और उनके सामने अगर किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता या किसी नेता को अगर ऊंची कुर्सी दे दी जाए तो उनका जो अहम है वो घायल होता है। और इस समय यही दिख रहा है कि अनिल विज का जो अहम है उस पर तगड़ी चोट लगी है और अब उस चोट का जवाब वो दे रहे हैं सीधे सीधे सरकार के खिलाफ बगावत करके। और उनका जो बयान आया है नायब सिंह सैनी की बात पर, क्या है वो बयान, उसको सुन लेते हैं। उसको सुन के समझ में आता है कि कितने ज्यादा नाराज हैं, आहत हैं। और एक जो होता है कि जैसे सांप के फन पर अगर चोट हो जाए तो वो जिस तरह से तिलमिलाकर वार करता है, कुछ इस तरह का ही नजारा इस समय हरियाणा में देखने मिल सकता है। सुन लेते हैं अनिल विज क्या बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें। यहाँ पर सीधे सीधे वो बोल रहे हैं कि आप जो छीनना, मतलब कार छीनना है तो मेरे कार्यकर्ता मुझे कह रहे हैं कि मैं लाके दूंगा। मतलब उन्होंने यहाँ बता दिया कि मेरे पास जनता का भी समर्थन है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी समर्थन है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो नाराजगी है अनिल विज की, ये अभी की नहीं है, चुनाव के समय से उनको ये नाराजगी है। वो पहले भी, जैसा अभी आपने बताया, कि उनको एक तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जबकि उनको उम्मीद थी, और दूसरी बात उनको ये लग रहा था कि उनको हराने की साजिश रची गई है। जो अंबाला कैंट विधानसभा सीट से अनिल विज के सामने कांग्रेस के परविंदर पाल थे और एक निर्दलीय प्रत्याशी थी चित्रा सरवारा। और चित्रा सरवारा जो है वो कई राउंड तक आगे रही जब गिनती हो रही थी वोटों की, और आखिरी चरणों में अनिल विज को जीत मिली। मतलब जीत तो उन्होंने हासिल कर ली लेकिन बहुत मुश्किल थी, और वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के आगे। इन्हीं चित्रा सरवारा का जिक्र उन्होंने ट्वीट में भी किया है और उन्होंने ये पूछा है कि चित्रा सरवारा को भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मजबूत किसके इशारे पर किया गया। ये एक तो उनका बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये पूछा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, उनका पूरा ये कहना है कि आशीष तायल एक समय में वो विज के साथ हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच किसी मसले को लेकर, एक अस्पताल को लेकर इनके दोनों के बीच विवाद हुआ, और ये 2016-17 की बात है मेरा ख्याल है। और उसके बाद वो उनको जो आशीष तायल को उन्होंने ये आईटी के उससे हटाया गया और उसके बाद वो नायब सैनी के साथ जुड़ गए, ऐसा बताया जाता है। तो ये पुरानी बात है, यानी आशीष तायल के साथ और उनका जो एक मतभेद है, अब जाकर वो ज्यादा
खुलकर दिखाई दे रहा है। इधर नायब सैनी के खिलाफ भी अनिल विज जो है वो लगातार बोलते आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको नहीं, मुझे मिलनी चाहिए थी। और अब उन्होंने बोला है कि हमारे मुख्यमंत्री कभी भी अपने रथ से नीचे नहीं उतरते। जिस समय वे सीएम बने हैं, जिस समय से वे सीएम बने हैं, वे हवा में ही रहते हैं। अगर वे नीचे उतरते तो जनता की पीड़ा सुनते। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं, ये सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की आवाज है। और ये बात उन्होंने कही है क्योंकि उन्होंने कहा कि 100 दिन हो चुके हैं और मैंने खुले मन से कहा था कि अधिकारियों ने चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया, लेकिन अब तक ऐसे अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अनिल विज की शिकायत है। तो अमलिंदु जी, यहाँ पर अनिल विज जिस तरह से बता रहे हैं कि मैंने खुलकर बताया था कि इन अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काम किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुख्यमंत्री जो है उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, वो जनता के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। ये जो सारी बातें अनिल विज बोल रहे हैं, उनकी शिकायतों को ना सुनना क्या ये बता रहा है कि मोदी भी कोई यहाँ पर ऐसा खेल कर रहे हैं कि वो नायब सैनी को मजबूत बनाकर अनिल विज का दम, क्योंकि मोदी जानते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि ये मंत्री जो है या ये नेता जो है, ये हमारी सरकार के लिए खतरा कभी भी हो सकता है, तो इसीलिए अभी से इसको कमजोर करो। अनिल विज को कमजोर करने की कोशिश क्या केंद्र से हो रही थी और या बीजेपी आला कमान की तरफ से हो रही थी, और यहाँ अनिल विज ने अपना दम दिखाया है। क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है बल्कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करती है, और ख़ासतौर से मोदी रिजीम की भारतीय जनता पार्टी जो वो ऐसा ही करती है कि जो उसके मजबूत शत्रप होते हैं उनके पर काटे जाते हैं। तो किसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस बच गए, वरना देवेंद्र फडणवीस का भी था, वो 12वीं के बाद इंटर तो हो चुका था, अब की बार हाई स्कूल उनका करा दिया जाता। लेकिन चूंकि देवेंद्र फडणवीस भी अड़ गए, और इसीलिए अड़ गए देवेंद्र फडणवीस चूंकि नरेंद्र मोदी 240 के नीचे सिमट गए, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस अड़ गए तो वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जो आखिरी समय तक देवेंद्र फडणवीस का नाम भी तय नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में भी समिता जी, ये भी आप देखिए, महाराष्ट्र में वही स्थितियाँ बनी रही कि आखिरी समय तक नाम तय नहीं हुआ मुख्यमंत्री का, और ये अटकलें लगाई जाती रहीं कि साहब विनोद तावड़े बनेंगे कि कोई और बनेगा, कि शिंदे बनेंगे कि कौन बनेंगे। और ये भी आरोप लगते रहे कि एकनाथ शिंदे को हवा जो है वो अमित शाह दे रहे हैं ताकि देवेंद्र फडणवीस पीछे चले जाएँ। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने राज्य के नेतृत्व को कमज़ोर करना चाहता है, खासतौर से ऐसे लोगों को जिनका जरा सा भी जनाधार है। अब अनिल विज का जनाधार नायब सिंह सैनी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। नायब सिंह सैनी अगर मुख्यमंत्री ना बने होते तो नायब सिंह सैनी को कौन जानता, लेकिन अनिल विज चाहे जिस वजह से भी सुर्खियों में रहते हो, अनिल विज लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अनिल विज को हरियाणा नहीं बाकी पूरे देश के लोग जानते हैं, नायब सिंह सैनी को लोग तब जाने जब वो मुख्यमंत्री बने। तो ये अंतर नायब सिंह सैनी और अनिल विज के बीच का है। तो यानी अनिल विज को कमज़ोर करने की कोशिशें इसीलिए की जा रही हैं ताकि अनिल विज किसी भी तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी जो एक तरीके की जो मूंछ की लड़ाई होती है, उसके लिए अनिल विज चुनौती ना बन पाए कि साहब आपने मोदी जी को चुनौती दे दी या अमित शाह को आपने चुनौती दे दी। तो इसलिए अनिल विज को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अनिल विज ने साफ तौर पर ताल ठोक दी है। वो बाइट हम लोगों ने सुनवाई भी है अनिल विज की, कि अनिल विज कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे पास कुछ नहीं है, बंगला गाड़ी तो कुछ है नहीं, और कुर्सी जो है वो है नहीं, और ये जो MLA जो मैं हूँ ये तुमने नहीं दिया, ये मुझे जनता ने दिया है, और एक कार है वो तुम मेरी कार अगर ले लो तो जनता कह रही है, मेरे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो कार ला के हम दे देंगे। यानी उन्होंने पक्का मन बना लिया है कि अगर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है तो अनिल विज इसके लिए भी तैयार हैं। तो समिता जी, जो सरकार सिर्फ मार्जिन पे चल रही हो और उस मार्जिन पे चलने वाली सरकार पे अगर अनिल विज जैसा मंत्री कोई बड़ा खेल कर दे, जाहिर सी बात है कि अनिल विज अकेले नहीं है, उनके पीछे भी लोग होंगे और उनके पीछे विधायक हैं। तो अगर अनिल विज के साथ विधायक हैं और अनिल विज कोई खेल करते हैं तो नायब सिंह सैनी की कुर्सी जाना तो निश्चित तौर पर तय है। आपको याद होगा समिता जी की जो लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव से पहले भी अल्पमत की सरकार नायब सिंह सैनी चला रहे थे और विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया कि कहीं विधानसभा में बहुमत साबित ना करना पड़ जाए, और इसलिए चुनाव की घोषणा होने के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी और केयर टेकर मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी बने रहे। तो इसीलिए किया गया था कि विधानसभा में अगर फ्लोर पर टेस्ट होगा तो सरकार फ्लोर पर गिर जाएगी और एक बड़ा संकट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगा। आज फिर वैसी परिस्थितियां हरियाणा में पैदा हो रही हैं, और ये परिस्थितियां कोई और पैदा नहीं कर रहा है, ये चाहे तो कहिए नायब सिंह सैनी के काम जो है वो कर रहे हैं, या आप कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो नीति है उसकी वजह से परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, या आप ये कह सकती हैं कि अनिल विज की महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा क्या है भाई? अनिल विज अगर 7 बार के विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं और सबसे सीनियर नेताओं में से एक है भारतीय जनता पार्टी के, और उन लोगों में है जब भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई नाम लेने वाला नहीं होता था, तब से वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का अगर झंडा उठाए हुए हैं तो उनका एक दावा बनता है निश्चित तौर पे
अनिल विज का। लेकिन अगर अनिल विज को दरकिनार किया जा रहा है और अनिल विज का अगर अपमान किया जा रहा है और ये अपमान कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अनिल विज की आह तो निकलेगी। तो अनिल विज की आह जो है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जलाती है या केवल नायब सिंह सैनी को जलाती है, ये देखना होगा कि अनिल विज की आह में कितना असर है। उससे तय होगा कि इसके लपेटे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आते हैं या केवल नायब सिंह सैनी आते हैं। जी बिल्कुल। और अभी जो हालात तो यही बता रहे हैं कि जो अनिल विज की जो आह, जो बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तक जो है वो उनको चुनौती दे रहे हैं अनिल विज। और उन्होंने पहले भी बगावती तेवर दिखाए थे और उनका जो नाराज होना या उनका आहत होना भी स्वाभाविक है। जब पिछले साल 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को जब बनाया गया था मुख्यमंत्री, तब अनिल विज को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया था। जब दूसरा मतलब फिर अब जो वो बने हैं चुनाव जीतकर, तब उनको मंत्री पद मिला है। और इसमें नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर ने अपने एक मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जब उनका जो दूसरा कार्यकाल था, तो उसमें उन्होंने 2 मंत्रियों को जब उनका शपथ ग्रहण होना था तो अनिल विज नहीं पहुंचे थे। उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी वहां जताई थी। तो ऐसे मौके मौके पर वो अपनी नाराजगी जो है जताते रहते हैं और मतलब उनके जो उठाए मुद्दे रहते हैं, बीजेपी उनका जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो जो भी सवाल उठा रहे हैं मतलब अपनी सीनियोरिटी के नाते वो उठाते हैं और पार्टी को वो सुधारना चाहते हैं, ये दिख रहा है। अभी जिस तरह से उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष है, अभी किसी ने भी मनोहर इनका बड़ौती का वो नहीं मांगा इस्तीफा, लेकिन इन्होंने मांग लिया मोहन लाल बड़ौली पर, जो इन पर आरोप लगा है, गंभीर आरोप है, धारा 376D के तहत आरोप दर्ज हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर किसी ने डायरी में नाम आने का आरोप लगाया था, तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और बड़ौली आडवाणी से बड़े तो नहीं है। ये एक इनका बड़ा बयान, क्योंकि इस समय जब पूरी बीजेपी जो है, और मोदी शाह तो वैसे भी चाहे वो कुलदीप सेंगर का नाम ले, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम ले, चाहे बड़ौली का नाम ले, मोदी शाह चुप रह जाते हैं। जब महिलाओं की बात जब उनको वोट के लिए करनी होती तब वो करते हैं, महिला अत्याचारों पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर अनिल विज जब ये बात बोल रहे हैं कि उनको कम से कम वो आडवाणी से बड़े नेता तो नहीं है और उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, ये जो बात उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कही है, ये सारी बातें, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी का जो चाल चरित्र, चेहरा, जिस तरीके की पहचान उसकी थी, वो पार्टी की शुचिता जो है वो कायम रहे। मोदी शाह के दौर में ये चीज तो बिल्कुल गायब होती जा रही है। अनिल विज ओल्ड स्कूल बीजेपी के, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अटल आडवाणी वाले दौर में है। क्या पुराने दौर में रहकर वो इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और यही बगावत का एक बड़ा कारण बनता हुआ आपको दिख रहा है अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, ये भी हो सकता है, हालांकि अनिल विज जो है नरेंद्र मोदी से 1 साल छोटे ही हैं अगर देखा जाए तो अगर अनिल विज आडवाणी और अटल के युग को याद कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को भी उस युग को याद करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी तो याद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि 100वीं जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो 100वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे ही नहीं जी, बाहर थे। और लालकृष्ण आडवाणी लंबे समय से आईसीयू में भर्ती हैं, अभी तक नरेंद्र मोदी ने जाके हालचाल भी नहीं पूछा है कि आडवाणी जी ठीक ठाक है कि नहीं है। आईसीयू में तो किस हाल में है, लेकिन मुकेश राजपूत और षडंगी से तो तुरंत आईसीयू में फ़ोन मिलाकर बातचीत कर ली थी, तमाम नेता देखने गए थे, लेकिन आडवाणी जी से बातचीत नहीं की। जी। तो ये अनिल विज को समझना चाहिए कि देखिए, हर दल में ऐसा होता है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो पार्टी का चाल चलते चेहरा बदला करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कब्जे में पूरी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चलते चेहरा वो नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण आडवाणी के समय में था। हालांकि बहुत से मूलभूत मुद्दे ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो सांप्रदायिक घृणा का मसला हो, झूठ बोलने का मसला हो, वो सब चीज़ें वैसी की वैसी यथावत हैं। लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक बना कर रखते थे, भले ही ऊपरी दिखावे के लिए रखते हों, कि वो एक शुचिता बना के रखते हैं राजनीति में, और अपने विपक्षी जो है उनसे भी मेल मिलाप बना कर रखते हैं। ये एक तरीके का वो आवरण जो थे वो ओढ़ कर रखते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में ये आवरण ओढ़ने की भी अब कोई आवश्यकता किसी भी तरीके की नहीं बची है, और नरेंद्र मोदी जैसे हैं वैसे सबके सामने हैं, और अपने असली स्वरूप में नरेंद्र मोदी सामने हैं। इसलिए कभी वो कपड़ों से पहचान लेते हैं, कभी वो किसी को जर्सी गाय बता देते हैं, कभी वो किसी पार्टी की विधवा बता देते हैं, कभी वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता देते हैं। ये नरेंद्र मोदी करते रहते हैं, और कभी किसी का मंगल सूत्र छीनने लगते हैं। ये सब वो करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबके सामने खुलकर आते हैं। तो ये एक अच्छा, ये भी एक तरीके से देखा जाए समिता जी कि कोई आवरण ओढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो हैं वो हैं। अब अटल जी आडवाणी जो भी हैं वो, लेकिन वो एक आवरण ओढ़ के रखते थे, वो आवरण उतार फेंका है नरेंद्र मोदी ने।
वो खुल के सामने है, अमित शाह बिल्कुल खुल के सामने कि जैसे हैं वैसे हम सामने हैं, हमको इसी रूप में स्वीकार करो। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार भी कर लिया है। अब वो चिन्मयानंद के साथ भी खड़े रहते हैं, वो कुलदीप सेंगर के साथ भी खुलकर खड़े रहते हैं, वो मोहन लाल बाजोली के साथ भी खुलकर खड़े हुए, यानी वो किसी ब्रजभूषण सिंह के साथ भी खुलकर खड़े हुए थे, अभी भी खड़े हुए हैं। तो वो छुपते नहीं है, मतलब वो छिपाते नहीं है कि वो खड़े हैं साथ में, तो खड़े हैं, फिर चाहे कुछ भी नुकसान हो या कुछ हो। तो ये एक राजनीति में एक अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन आप गलत चीज़ के साथ खड़े हैं तो इसकी निंदा हो सकती है, इस पर आलोचना हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये है समिता जी कि अनिल विज को समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी, अब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, लाल कृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है ये। जब शिवराज सिंह चौहान जैसा 18 साल तक लगभग मुख्यमंत्री रहा, वो शरणागत हो गया नरेंद्र मोदी के सामने, जो कि खुद प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, और आडवाणी जी ने कहा था कि भाई असली प्रयोगशाला जो है गुजरात में, मध्य प्रदेश है। और ये एक तरीका था कि आडवाणी जी के बाद जो कमान संभालेंगे शिवराज सिंह चौहान, वो शिवराज सिंह चौहान जो मोदी स्तुति गा रहे हैं, मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, तो इनको अनिल विज को भी समझना चाहिए कि भाई ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है। अब चाहे वो सैनी को लेकर आए, चाहे किसी और को लेकर आए, अब ये उनके हाथ में पर्चियाँ निकालने की उनकी ताकत है, वो पर्ची निकाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अनिल विज जी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब कमज़ोर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी अब 4 जून 2024 से पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी 240 के नीचे आ चुकी है। तो इसलिए अनिल विज भी अब खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। अब वो सरकार गिरा पाते हैं कि नहीं गिरा पाते हैं, या केवल जो कहा जाता है कि क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, वो वाली स्थिति है कि एक क्षण में नाराज हो गए, दूसरे क्षण मान गए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मजबूती के साथ अनिल विज ने कोई फैसला ले लिया है, जो कि दिखाई पड़ रहा है कि अनिल विज मजबूती के साथ अपनी बात रखने समझता है, मतलब वो पीछे नहीं हटे हैं। एक तो उनका ये कहना, उसके बाद फिर उन्होंने जो एक वो ट्वीट किया कि वो जो लोग जो खड़े हुए हैं वो कैसे हैं, और उसके साथ एक गाना लगा हुआ है, क्योंकि वो कॉपीराइट का मसला आ सकता है तो हम लोग नहीं सुनवा पाते उसको, वरना वो कह रहे हैं कि जो लोग खड़े हुए चित्ता सरवारा के साथ जो लोग खड़े हुए हैं वही लोग नायब सिंह सैनी के साथ खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या, उनको हराने के लिए नायब सिंह सैनी, मतलब इशारा उनका सीधा नायब सिंह सैनी का है कि उनके खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थी उनको हरवाने की, क्या वो नायब सिंह सैनी द्वारा रची जा रही थी। अगर इतना खुलकर अनिल विज बोल रहे हैं नायब सिंह सैनी के खिलाफ मित्रा जी, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 48 सीटें हैं और 45 पे सरकार है, 3 विधायकों से उसका बहुमत है। अगर अनिल विज मान लीजिए अकेले ही कम हो जाते हैं, हम मान लेते सब छोड़ दिए, अगर अकेले ही कम हो जाते हैं तो भी तो 47 पे आ गए ना। अनिल विज अकेले नहीं होंगे, जब छोड़ेंगे तो उनके साथ और लोग भी होंगे। और जब नायब सिंह सैनी के खिलाफ वो इतना हद तक आगे बढ़ चुके हैं, तो अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस समय क्या स्थिति होगी। या कांग्रेस ने कह दिया कि ठीक है विजय साहब आप बनो मुख्यमंत्री, हम आपको समर्थन करते हैं, बनवाते हैं हम भी सरकार, जैसे बीजेपी बनवाती रहती है हम भी बनवाते हैं, चलो। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर अपने साथ 4 विधायक भी लेकर आ गए तो सरकार तो बन जाएगी, फिर अनिल विज तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और जिस एज में पहुंच गए हैं अनिल विज, मतलब 72 साल के हो रहे हैं, 72 या 73 के हो रहे हैं, 72 के हो रहे हैं, तो 3 साल बाद वैसे ही वो उसमें आ जाएंगे जो फॉर्मूला है मार्गदर्शन मंडल का। तो उसके बाद तो चुनाव लड़ना नहीं है, बीजेपी टिकट उनको तो देगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अनिल विज को भी लग रहा है कि ये आखिरी मौका है, जो दिल के अरमान है मुख्यमंत्री बनने के, वो किसी तरीके से पूरी किया जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ये अरमान पूरे करवाती हो तो करवाए, नहीं करवाती तो दूसरा रास्ता देखेंगे। वो कह चुके हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बंगला गाड़ी कुछ नहीं है, गाड़ी भी जो है दी हुई सरकार की है, ये ले लोगे तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि हम आपको गाड़ी लाकर दे देंगे। यानी वो पक्के पे हैं, एक तरीके से कहा जाए कि वो नायब सिंह सैनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए सकता है। जी बिल्कुल, मोदी जी तो झोला उठाकर चले जाऊंगा वाली बात बोलते थे, और यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा और मेरे कार्यकर्ता मुझे दूसरी कार लेकर दे देंगे। और इसके साथ ही अमलेंदु जी उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें 7 बार जिताया है और जनता के काम के लिए अगर उन्हें आंदोलन भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर उन्हें डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन भी करना पड़े तो वो करेंगे। ये जो आंदोलन की चेतावनी है, एक तो डल्लेवाल जी का जिक्र करना ये बता रहा है कि बीजेपी के ही एक मंत्री ये मान रहे हैं कि वो जिस अनशन पर बैठे हैं वो वाजिब कारण है, क्योंकि हम देख रहे हैं मोदी लगातार उनकी गिरती सेहत के बावजूद कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे कि वो अनशन से उठें या ये किसान आंदोलन जो एक चल रहा है वो खत्म हो। वो किसानों के साथ गतिरोध जो है बीजेपी खत्म नहीं कर रही। यहाँ पर अनिल विज का ये जो ऐलान है, एक तो डल्लेवाल जी का उदाहरण देना और दूसरा आंदोलन की बात करना, ये क्या सीधी चुनौती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो 3 विधायकों से ही बहुमत में है। अगर वो जरा सा खेल इधर से उधर हुआ तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी।
कांग्रेस के लिए यहाँ पर आप कितने मौके देख रहे हैं, इसका जवाब भी चाहूंगी। पर पहले ये कि आंदोलन की बात जो कर दी अनिल विज ने, ये बिल्कुल क्या आर पार की लड़ाई, और इसमें नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर की तरह हटा सकती है बीजेपी? देखिए समिता जी, मनोहर लाल खट्टर की तरह हटा भी सकती है, और चूंकि जब एक तरह का बगावती स्वर जो है वो अपना लिया है अनिल विज ने, तो इसके बाद शायद उनकी संभावनाएं थोड़ी क्षीण हो जाती हैं, चूँकि मोदी और शाह जो है ये संकेत कतई नहीं देंगे कि अनिल विज के दबाव में उन्होंने अनिल विज को मुख्यमंत्री बना दिया। तो नायब सिंह सैनी की तो छुट्टी हो सकती है, लेकिन नायब सिंह सैनी की जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। चूँकि ये कतई संदेश देना नहीं चाहेंगे मोदी और शाह कि साहब किसी नेता ने विद्रोह किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने उसकी बात मान ली और उसको मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये तो किसी हाल में मुझे लगता है कि नहीं होना है। कांग्रेस के बीच संभावना सिर्फ यही है कि अगर अनिल विज के साथ वास्तव में विधायक हैं और अगर उनके साथ 4 विधायक भी आते हैं तो 5वें वो खुद होते हैं, तो फिर खेल होना पूरा तरीके से संभव है और उस समय खेल कोई हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कतें फिर बनी रहेंगी। तो अब ये देखना है कि अनिल विज के साथ विधायक कितने हैं, या अनिल विज के साथ राव इंद्रजीत सिंह आ जाएं, उनके साथ विधायक हैं, 9 विधायकों की उन्होंने बाकायदा परेड कराई थी, तो ऐसे हमें आ जाए। तो अब ये भी हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह सोचें कि ठीक है पहले नायब सिंह सैनी को हटाना जरूरी है, अनिल विज अगर बनते हैं तो बन जाएँ तो हम इनको समर्थन देते हैं, तो अब ये अंदर खेल चल रहा हो। लेकिन जो भी होगा समिता जी, वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके बाद तय होगा। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होता है तो फिर अनिल विज के सुर और ज़्यादा तेज हो जाएंगे, ये साफ तौर पर समझ में आता है। और अगर थोड़ा सा भी परफॉर्म कर जाती है भारतीय जनता पार्टी तो कार्रवाई फिर अनिल विज पर होगी और उनके साथ जो विधायक होंगे भी उनको अमित शाह ठीक कर देंगे, ये समझा जाता है। तो अब अनिल विज तो चूँकि पुराने खेले खाए हैं, कई बार के विधायक हैं और फक्कड़ आदमी हैं। मोदी जी कहते हैं झोला उठाकर चल लेंगे, वो झोला उठाए हुए रहते हैं, साथ में कैबिन है, मेरे पास तो झोला है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो झोला उठा के यहीं रहूँगा, तो वो कह रहे हैं। तो ये कुल मिला के समिता जी, अब अनिल विज की रणनीति क्या है, मतलब वो एक तरह कहा जाए भावावेश में आकर इतनी आगे बढ़ रहे हैं, या वास्तव में उनके पास कुछ है, उनकी जेब में, उनके झोले में कुछ है, विधायक हैं उनके साथ। अगर विधायक साथ नहीं हैं तो फिर ये जो है वो बूमरैंग करेगा अनिल विज के लिए ही, इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बात करना। अगर ऐसा कुछ था तो उनको अपने पार्टी नेतृत्व के सामने ये बातें रखनी चाहिए थी नायब सिंह सैनी के खिलाफ, लेकिन चूंकि हो सकता है कि वहाँ ऊपर बातें सुनी नहीं जाती हैं जिस तरह की बातें आती हैं, तो ऐसे में अनिल विज का ये जो धमाका है एक तरीके से कहा जा सकता है समिता जी, ये बीजेपी को परेशान करने वाला तो है, लेकिन देखना ये होगा कि अनिल विज के झोले में कितने विधायक हैं, उसके बाद ही कुछ जो है वो पता लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, हरियाणा में इस समय अनिल विज ने जो बगावत का मोर्चा खोला हुआ है उसमें बीजेपी की सरकार पर कितना खतरा है ये तो नजर आ रहा है, लेकिन अमरेंदु जी इससे क्या बीजेपी के संगठन पर भी खतरा दिख रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं हरियाणा में जिस तरह से, हरियाणा में तो हम ये बात कर ही रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे बार बार अपने वो नाराजगी दिखाती रही और वहां पर भी यही हुआ कि चिट निकालकर मुख्यमंत्री बनाया गया वसुंधरा राजे को, क्योंकि उनका कद वहां पर उनके सामने कोई चुनौती देने वाला नहीं था, तो मोदी शाह ने एक अपना आदमी वहां पर तैयार कर दिया। मध्य प्रदेश में हम यही देख रहे हैं, गुजरात में उन्होंने पूरे की पूरी कैबिनेट, मतलब कितने बार तो वो मुख्यमंत्री बदल दिए उन्होंने, क्योंकि उनको अपनी होल्ड रखनी थी। तो मोदी शाह का ये जो होल्ड रखने वाला कि मतलब पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक सिस्टम तो है ही नहीं, प्रणाली है ही नहीं, वो पूरी तरह से एक तानाशाही वाली बात की जो उनके यस मैन रहे, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो उनके किसी भी फैसले पर सवाल ना उठाए। अगर आपको आज यहां से उठाकर वहां रख दिया जाए तो आप चुपचाप पपेट की तरह वहां बैठ जाओ, मतलब आप अपनी ओर से कोई मर्जी नहीं दिखा सकते। ये ऐसी वाली बीजेपी अब ये तैयार हो गई है। ये बात अभी तो थोड़ा फायदा दे रही है, लेकिन क्या ये चीज बीजेपी के लिए लंबे वक्त के लिए कारगर साबित हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी जो कहती रही है कि वो आम आदमी की, मतलब एक आम जनता से ताकत पाई हुई पार्टी, और राम मंदिर के समय से, आंदोलन के समय से हम लोग ने देखा है कैसे उसने जनजीवन, मतलब जो सामान्य लोग हैं उनको जोड़ा। कांग्रेस के साथ एक का सेटबैक ये था कि उसको एलीट लोगों की पार्टी बोला जाता था कि जनता से जुड़ाव जहां नहीं था। यहाँ पर जनता से जुड़ाव करके संघ के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को मजबूत बनाया, मोदी को मजबूत बनाया। अब मोदी का ये जो एक कि जो हूं बस मैं हूं और मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, और जो करेगा मुझसे बड़ी लकीर खींचने की जो कोशिश करेगा उसको हम मिटा देंगे। ये जो चीज है हमने देखी, आपने शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण दिया ही, वसुंधरा राजे हमारे सामने है, और गुजरात में तो बार बार जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को बदला गया वो उदाहरण भी है।
हरियाणा में खट्टर को इसी तरह से बना भी दिया गया था और हटा भी दिया गया और आप वो कुछ नहीं बोल पाए। अनिल विज वैसा नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। हालांकि वो ना मुख्यमंत्री पहले बने थे ना वो अब बने हैं, और जैसा आपने बताया ये उनके पास आखिरी मौका है। तो अनिल विज का जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन ये जो हरियाणा से उदाहरण सामने आया है, क्या ये बता रहा है कि बीजेपी का अब एक नया दौर जो आया है ये इसके आगे बढ़ने की और संभावनाओं को रोक रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग किस्म की बीजेपी जो है वो तैयार कर दी है मोदी शाह ने। देखिए मतलब बीजेपी का बढ़ना तो वैसे भी रुक गया है, बीजेपी अब बढ़ कहीं नहीं रही है, बीजेपी हिरास की तरफ ही है। और बीजेपी चूंकि जिस तरीके से उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कब्जा हुआ है, उसके बाद बीजेपी रही नहीं गई है, वो नमो पार्टी में तब्दील हो गई है। और जो भी कुछ है बीजेपी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी है, बीजेपी नरेंद्र मोदी है, इस स्थिति में बीजेपी पहुँच चुकी है। जाहिर सी बात है कि चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे वो वसुंधरा सिंधिया हो, चाहे रमन सिंह हो, इन सब लोगों का जो अपमान, जो देखिए राजनीति में अपमान और सम्मान यही तो चीज़ है। आदमी राजनीति में आता क्यों है? वरना तो व्यापार करके भी बहुत कुछ कर सकता है। भाई अगर पैसा ही कमाना उद्देश्य होगा तो व्यापार कर लेगा, इससे ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेगा। राजनीति में तो पैसे खर्च भी करने पड़ते हैं अगर कमाने पड़ते हैं तो यहाँ सम्मान के लिए आदमी आता है। और अगर इस तरीके से अपमान होगा इतने सीनियर नेताओं का, जो कि अब नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंदर उनकी एक आग तो कोई ना कोई सुलग ही रही होगी, चिंगारी जो कोई ना कोई सुलग ही रही होगी। तो लेकिन वो चिंगारी जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शामियाने तक तभी पहुंचेगी जब इनको दिल्ली में बैठकर जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। इन सबको पार्टी के जो अंदर जो इनके गुट हैं, अब वसुंधरा सिंधिया अगर राजस्थान में घूमती रहेंगी नाक फुलाए हुए, शिवराज सिंह चौहान स्तुति करने लग जाएंगे और उनके बेटे जो हैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देते फिरेंगे एक तरीके से वहाँ, और इधर अनिल विज इस तरीके से करते फिरेंगे, वहाँ एकनाथ शिंदे नाक फुलाए रहेंगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इन सबको, जितने भी जो नाक फुलाए हुए लोग हैं, इन सबको अपनी नाक जो है वो मिलानी पड़ेगी और दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनने को तैयार नहीं है, ये बात साफ तौर पे है। तो ये दबाव इनको सबको बीजेपी के अंदर बनाना पड़ेगा। और ये सोचकर कि साहब मोदी जी ईडी भेज देंगे, जब भेजेंगे तब भेजेंगे, मोदी जी जब रहेंगे नहीं तब कहाँ से ईडी भेजेंगे? जब मोदी जी प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे तो ईडी कहाँ से भेजेंगे? तो इसलिए जो इन सबको जो करना होगा तो वो एक साथ होना पड़ेगा। बहरहाल ये उनका अंदरूनी मसला है कि कौन किस खिलाफ क्या करता है क्या नहीं करता है। समिता जी, फिलहाल जो दिख रहा है कि जिस तरीके की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, उसमें एक चीज़ साफ तौर पर नज़र आ रही है कि राज्यों के जितने भी क्षत्रप हैं, जिनका जरा भी जनाधार है, उनको एक तरीके से नेस्तनाबूद करने की रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपना रहा है और उस पर आगे बढ़ रहा है। अनिल विज के साथ भी यही होता हुआ नजर आता है। अब अनिल विज इसका किस तरीके से प्रतिकार करते हैं, किस तरीके से बदला लेते हैं, ये अनिल विज की आने वाली रणनीति बताएगी। समझते हैं जी बिल्कुल, हरियाणा से जो एक विरोध का जो एक बिगुल फूंक दिया गया है, ये बीजेपी को अब किस हाल में पहुंचाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब राजस्थान चुनाव थे, मध्य प्रदेश, उसके पहले छत्तीसगढ़,